मिल गया। वार्षिक परीक्षा 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मिल गया दोस्तों, कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, जो कि 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है पेपर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भौतिक विज्ञान का, जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, देखिए क्योंकि ये आरएम के कोड है। प्रिय विद्यार्थी, यही आरएम के कोड आपको 2025 में भी मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और निश्चित तौर पर ये पेपर आप लोगों को जरूर मिलेगा। बहुविकल्पी की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। और मैं इसको एक भाग में ही नहीं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, पूरे ऑब्जेक्टिव का एक साथ, फिर यहाँ प्रतिलघु का मैं जैसे रहेगा डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वार्षिक परीक्षा के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर को, कक्षा 11 का। और जबरदस्त तरीके से जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। डिजिटल मैथ का जो है चैनल आप लोगों को मुख्य रूप से साइंस साइड के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आरएम के सेट को लेकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये। आरएम कोड और आरएम के कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उससे अगर वो कोड आपको नहीं मिले लेकिन उसके प्रश्न को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें प्रश्न जो सिलेक्ट करके रखे जाते हैं आरएम कोड और आरएम के कोड में, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर में प्रश्न रखे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और जबरदस्त तरीके से इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, बहुत ही देखिए इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्यास्थता गुणांक से रिलेटेड देखिए प्रश्न यहाँ पर पूछा गया बहुविकल्पी का। आप लोग का आप जानते हैं कि कोई ना कोई मात्रक, किसी न किसी का मात्रक या बीमा से रिलेटेड जो प्रश्न है वो हर बार पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों, जो आप लोग का विकल्प नंबर ए दिया गया, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो ख होगा आपका यही करेक्ट हो जाएगा। किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर ख जो होगा आपका राइट हो जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, किसी खींचे हुए तार की प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। किसी खींचे हुए तार की प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा जो होता है डिस्टेंस, वो 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति होता है। यानी 1/2 प्रतिबल और विकृति का आपस में क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रतिबल और विकृति का जो गुणनफल होता है उसको जो हाफ कर देते हैं हम लोग डिस्टेंस, वही होता है हम लोग का क्या, प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो यानी दूसरे का विकल्प नंबर आपका क जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, बर्नौली का जो सिद्धांत है प्रिय विद्यार्थियों, यानी बर्नौली का प्रमेय जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बर्नौली के प्रमेय का जो है वो निगमन कीजिए, ये देखिए पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए संरक्षण की बात कर रहा है, तो बर्नौली का नियम जो होता है डिस्टेंस वो किस पर, किसके संरक्षण की बात करता है, रेखीय संवेग के, ऊर्जा के, कोणीय संवेग के, या फिर द्रव्यमान के। बर्नौली का सिद्धांत जो है डिस्टेंस वो देखिए ऊर्जा के संरक्षण की बात करता है। किसके संरक्षण की बात करता है, ऊर्जा के। देखिए में होता क्या है कि हम निरंतर देखते हैं, निरंतर जो होता है दबाव अंतर के तहत बहने वाले जो विभिन्न बिंदु होते हैं डिस्टेंस, तो बहते तरल की जो कुल ऊर्जा होती है, हाँ, दबाव ऊर्जा हो गया, उसमें जो संभावित उष्मा ऊर्जा हो गया या गतिज ऊर्जा हो गया, को हम लोग जो है उसमें समान मानते हैं, ठीक है ना, एक समान के रूप में देखा जाता है उसको। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा के संरक्षण की ये बात करता है, ठीक है ना। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में भी है आप लोगों का। देखिए साबुन के बुलबुले के भीतर एक दाब अधिक है। साबुन के बुलबुले के भीतर एक अधिक दाब है, जहाँ टी जो है आपका पृष्ठ तनाव है। टी क्या है प्रिय विद्यार्थियों, पृष्ठ तनाव है। और आर जो है वो बुलबुले की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि साबुन के बुलबुले के भीतर दाब अधिक क्या होगा। ये देखिए हम लोग का प्रश्न, 2T/R होगा, T/R होगा, 2TR होगा, 4T/R होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लेकर इसको डिस्कस करने का प्रयास करें, तो देखिए यहाँ पर जो होता है, अगर हम लोग लेके यहाँ पर देखिए लेयर के रूप में यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा क्लासीफाई करें अगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जब हम लोग बना लेते हैं इसको गोले के रूप में, साबुन गोले, तो यहाँ पर देखिए डबल लेयर के रूप में होता है। यानी यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको भर लेते हैं, यहाँ पर एयर बीच में, ये आप लोग का एयर हो गया, एयर वाली बात हो गई। तो आप लोग जानते हैं कि जब एक ये सिंगल जब सर्किल ये आपका बनता है, तो यहाँ पर जो बनता है 2T/R बनता है। क्या होता है 2T बाई, यानी उस केस में जो होगा 2T/R हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दो लेयर की बात हो रही है, तो जब दो लेयर हो जाएंगे आपको, तो 2T/R प्लस 2T/R, तो इसका मतलब जो हो जाएगा आपका 4T/R जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का विकल्प नंबर जो घ होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए, क्योंकि आरएम के कोड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे 2025 का पेपर समझ के देखिए प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर आप लोग को लाभान्वित जरूर करेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पांचवा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। एक समान परिच्छेद क्षेत्रफल तथा समान लंबाई की विभिन्न धातुओं की दो छड़ें जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। इसमें जोड़ी गई हैं, सीरीज में इनको जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। उनके पदार्थों की उष्मा चालकताएं जो है वो K1 और K2 है। क्या उष्मा चालकताएं? वो K1 है और क्या है, K2 है। संयुक्त छड़ की प्रभावी उष्मा चालकता क्या है? संयुक्त छड़ की प्रभावी उष्मा चालकता जो है डिस्टेंस वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो हम लोग लेकर इसको अगर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखिए बेसिकली इसको जो किया जाता है, यानी यहाँ पर जो होगा रिजल्टेंट जब हम लोग निकालेंगे, यानी 1/k इज इक्वल टू जब निकाला जाएगा इसको, तो इज इक्वल टू के रूप में जब देखते हैं यहाँ पर इसको, तो 1/k1 के रूप में जब लेते हैं तो एलसीएम लेकर जब यहाँ पर पूरा होता है ये आपका घ वाला जो प्रश्न होगा राइट आंसर हो जाएगा। 2k1 k2 बटे में k1 प्लस k2, यानी संयुक्त यानी कंबाइंड जो छड़ होगा उसका जो रिजल्टेंट उष्मा चालकता होगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का 2k1 k2 बटे में k1 प्लस k2। तो पांचवें प्रश्न का विकल्प नंबर घ जो होगा आपका राइट हो जाएगा, यानी 2k1 k2 बटे में k1 प्लस k2। ठीक है, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग पढ़ते हैं अब छठवें प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का छठवां प्रश्न क्या है कि विकिरण संबंधित विन का नियम क्या है? विकिरण संबंधित विन का नियम क्या है? क दिया गया लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी, ख दिया गया लेमडा एम अपॉन टी इज इक्वल टू बी, ग ऑप्शन दिया गया लेमडा एम टी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, विकल्प नंबर घ दिया गया है लेमडा एम इनवर्स टी इज इक्वल टू बी। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो हो जाएगा आप लोगों का राइट, इसमें ये हो जाएगा आप लोग का विकल्प नंबर का ही करेक्ट हो जाएगा, लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी, लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। देखिए बीन का जो विकिरण संबंधित विस्थापन नियम था इसको हम लोग विस्थापन नियम के रूप में भी देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये बताया क्या गया था, ये मुख्य रूप से जो नियम था वो कृष्णिका के लिए कहा गया था। तो कोई भी अगर कृष्णिका है तो कृष्णिका से उत्सर्जित जो अधिकतम ऊर्जा होती है, डिस्टेंस ऊर्जा के संगत जो तरंगदैर्घ्य होता है उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसका जो अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य होगा, यानी हम लोग लेमडा एम को अगर मान लें कि क्या है ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य है ये, ठीक है ना, क्या है ये अधिकतम तरंगदैर्घ्य है। अधिकतम ऊर्जा के संगत जो तरंगदैर्घ्य है वो लेमडा एम हो गया, और परमताप यदि हम लोग आप इसको टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं टी, तो ये देखिए टी के यानी परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बना देंगे, इस यहाँ पर हो गया ये आपका प्रोपोर्शनल, यानी जो उसका अधिकतम ताप पर जो तरंगदैर्घ्य होगा लेमडा एम उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यही है आपका बीन का नियम, ठीक है ना, विकिरण संबंधी जो इन्होंने दिया हुआ था। अब यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम लोग का क्या हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए अगर हम लेमडा एम को क्या मान ले, तरंगदैर्घ्य मान ले, और टी को परम ताप मान ले, तो यहाँ पर बीन का नियम देखिए डिस्टेंस यहाँ पर ये जो बी होगा कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा और लेमडा एम का टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर का जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से शेयर और करते चलिए डिस्टेंस, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। और डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। बहुत ही जानदार बहुत ही शानदार सेशन है फिर विद्यार्थियों, इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट में शेयर करेंगे। किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? देखिए चक्रीय प्रक्रम में अगर देखा जाए फिर विद्यार्थियों यहाँ पर, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ये हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर सपोज कीजिए कि ये पोजीशन आपका ए है, ठीक है, ये प्रारंभिक पोजीशन हो गया आपका, और यहाँ पर मैं कोई बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पर देखिए जो है आपका निकाय का या जो परिवेश की बात होगी, तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी हो गया। तो यहाँ से देखिए आप जब यहाँ आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं या फिर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो इन दोनों ही केसों में देखा जाता है प्रिय विद्यार्थियों कि जैसे यहाँ पर बिंदु ए से बी के बीच में आप जब आएंगे, यानी ए से बी पर जब आप गए और बी से ए पर जब आए, तो उसमें केस में क्या होता है आंतरिक ऊर्जा यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो क्या होता है, वो एक तरीके से देखा जाए तो वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो जीरो होता है। उस केस में क्या होता है कि डेल्टा यू जो यू होगा वो कांस्टेंट होता है, यानी आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है ना, यानी एक तरीके से कहा जाए तो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सातवें का विकल्प नंबर ग जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो इंटरनल एनर्जी जो होगा इसका ए से बी और बी से ए आने पर जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट निकल के चला आएगा, क्योंकि परिवर्तन हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि वो नियत है। चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां देखिए प्रश्न क्या है, यदि नियत आयतन के प्रक्रम में एक निकाय है तो प्रक्रम क्या कहलाएगा? नियत आयतन यानी वह निश्चित तापमान, यानी वह या ऐसा निकाय जिसमें कि पूरे प्रक्रम में क्या होता है डिस्टेंस का आयतन जो होता है वो स्थिर होता है,
यानी कोई सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात हो रही है यहाँ पर, यानी निकाय और परिवेश की बात हो रही है। तो ऐसा एक निकाय जो है, ऐसी एक व्यवस्था जो है जिसमें कि उसके पूरे प्रक्रम में जो है उसका जो आयतन है, जिसे हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, अगर वो कांस्टेंट बना हुआ है तो उस निकाय को हम लोग रेडियस बोलते हैं, जो सम आयतनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम आयतनिक। तो आठवें का विकल्प नंबर का जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी इस केस में क्या होता है डिस्टेंस की, जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी भी इज इक्वल टू अगर देखा जाए, यानी उसका वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम चेंज वो क्या होता है वो नहीं देखने को मिलेगा, तो यानी उसका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट के तौर पर होता है। ठीक है, ये चीज देखने को मिलता है, यानी उसका वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जब देखिए यही बात है, वही प्रक्रम सेम टू सेम है, लेकिन उस केस में हम लोग आयतन को ना करके तापमान को यदि सेम कर देते हो तो उसे हम लोग सम आयतनिक कहते हैं। जब दाब को सेम कर दिया जाता है पूरे प्रक्रम के लिए तो समदाबी हो जाता है, और जब पूरे प्रक्रम के लिए उष्मा को जब स्थिर कर दिया जाता है, एकांक में स्थिर कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो उस चीज को नियत कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, तो उस प्रक्रम वो जो प्रक्रम हम लोग का होता है, यानी वो जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम लोग रुद्धोष्म सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, तो आठवें का ये क ख ग घ जो है, ये चारों आप लोग का अति लघु में भी पूछा जा सकता है अलग से डेफिनेशन। ठीक है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर आप लोग को बताने का प्रयास किया ताकि ये आप लोग के अंदर कंफ्यूजन न बना रहे। देखिए अब यही नौवां प्रश्न भी देखिए मैंने अभी समझाया ऊपर आप लोगों को, देखिए फिर आ गया रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए मैंने अभी बताया ऊपर आप लोगों को कि उष्मा को लेकर जब बात होती है, नहीं यानी ऐसा निकाय या ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रक्रम जिसमें कि पूरी व्यवस्था में यानी पूरे निकाय में जो होता है वो नियत उष्मा बना होता है, यानी स्थिर उष्मा होता है, तो उस प्रक्रम को हम लोग जो बोलते हैं वो रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। तो यानी स्थिर उष्मा जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर उष्मा पर। नवे का विकल्प नंबर ग जो होगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप T व दाब P में संबंध क्या होगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम को तो बता ही दिया गया आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हम लोगों का है कि आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप टी व दाब यानी टेम्परेचर टी और प्रेशर पी में क्या रिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये हम लोग का करंट सवाल है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस सी जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा टी पावर वाई गामा इज इक्वल टू टी पावर गामा अपॉन पी पावर गामा -1। यहाँ अगर गामा को इस पी वाले वैल्यू को ऊपर ले जाएगा तो 1 माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा डिस्टेंस, यही जो प्रश्नों का हो जाएगा यही आपका विकल्प नंबर पहला जो होगा यही आपका राइट हो जाएगा। यानी आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रक्रम में देखा जाए तो ताप टी व दाब पी के संबंध में जो है टी पावर गामा अपॉन में पी पावर गामा -1 जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। देखिए इसमें जो है डिस्टेंस वो आप लोगों का जो होता है उष्मा चालकता को जब देखते हैं हम लोग, यानी उष्मा चालकता को जब हम लोग देखते हैं कब, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर देखते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखते हैं, तो सीपी और सीबी आता है। इसी में देखिए सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर भी एक आता है। ठीक है ना, वो कांस्टेंट जो वो मोलर का एक फार्मूला था आप लोगों का, उसी के बेस पर लेके थोड़ा सा देखिए इसमें समझने का प्रयास किया जाता है। नहीं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के रूप में अगर देखा जाए तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला जो समीकरण है आदर्श गैस समीकरण को लेकर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अगर, तो एन आर टी ना, तो ये आर टी इज इक्वल टू हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यदि भी इज इक्वल टू जब देखा जाता है भी इज इक्वल टू, तो यानी यहाँ पर क्या होगा आर टी अपॉन में पी हो जाएगा, यानी आर टी अपॉन पी हो जाएगा, किसके बराबर, भी के बराबर हो जाएगा। हाँ, पी हो जाएगा, ये किसके जहाँ वैल्यू हो जाएगा, ये आपका भी हो गया, यानी भी इज इक्वल टू जो होता है वो आर टी अपॉन पी हो जाएगा। तो रुद्धोष्म प्रक्रम की बात हो रही है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा, वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट, रुद्धोष्म प्रक्रम में अगर देखा जाए तो वहां पर क्यू क्या होता है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस केस में जब इसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो देखिए यहाँ पर जो है पी भी पावर गामा यानी यानी यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर इसको हम लोग गामा बनाने का प्रयास किया जाए, तो उस केस में अगर देखा जाए तो जब वैल्यू ले जाकर रखेंगे इसमें हम लोग रिलेशन, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का जो कंडीशन है यही कंडीशन हम लोग का सॉल्व होकर चला आता है। यानी 10वें का विकल्प नंबर जो होगा आपका टी पावर गामा अपॉन पी पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट नियतांक, यही जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक कब होगा। कोई भी सिस्टम है तो गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक किस परिस्थिति में होता है, जब सप्ताम समतापी प्रक्रम होता है, समदाबी प्रक्रम में ये चीज देखने को मिलता है, समदाबी में, सम आयतनी प्रक्रम में देखने को मिलता है, या फिर रुद्धोष्म प्रक्रम में देखने को मिलता है। तो किसी गैस पर कृत कार्य जो होता है वो रिलेशंस वो सर्वाधिक जब होता है वो समदाबी प्रक्रम में देखने को मिलता है।
यानी 11वें का विकल्प नंबर ख जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न भी जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का 11वां वाला। चलिए 12वें प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। ऊर्जा सम विभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबंधित प्रति कण औसत आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। प्रति कण जो होता है आंतरिक ऊर्जा जो होता है डिस्टेंस वो क्या होता है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन दिखाया गया विकल्प नंबर का 2 kT, ख दिया गया 3 kT, ग दिया गया 3/2 kT और घ दिया गया 1/2 kT। तो ऊर्जा ऊर्जा सम विभाजन नियम के अनुसार अगर देखा जाए प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संबंधित प्रति कण औसत आंतरिक ऊर्जा जो होता है डिस्टेंस वो 1/2 kT के इक्वल होता है। स्वतंत्र कोटि के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस एफ के रूप में जो होता है और वोल्ट्समान नियतांक के रूप में देखा जाए तो के जो होता है वो वोल्ट्समान नियतांक हो जाता है आप लोगों का। और टी को आप लोग जानते हैं कि ये परमताप होता है। ठीक है ना, तो के जो हो गया आपका वोल्ट्समान नियतांक हो गया और टी जो हो गया वो परमताप हो गया। यहाँ 1/2 kT जो होगा इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए इसको पास्कल भी हम लोग कहते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया विकल्प, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना। बल बटे क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है उसी को दाब बोलते हैं हम लोग। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए डिस्टेंस जो पास्कल होता है वो भी दाब का मात्रक होता है। ठीक है ना, ये 13वां प्रश्न है। देखिए 2-4 प्रश्न तो आप लोग को दाब और बीमा पर ही मिल जाते हैं आराम से प्रश्न। वायुयान कार्य करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, बर्नौली के सिद्धांत पर, स्टोक्स के नियम पर। तो देखिए दोस्तों जो हवाई जहाज मुख्य रूप से होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए हवाई जहाज के रूप में अगर बात की जाए तो लोग जानते हैं कि आप लोग के वो एक वायुयान है एक प्रकार का, और यह अपने क्या करता है डिस्टेंस पंखों से गति पाकर हवा में उड़ता है। जो उसके पंख होते हैं डैने जो होते हैं, जो जब भी कोई वायुयान उड़ता है तो उसका उसका डैना जो होता है वो क्या होता है, उसी से वो गति पाकर हवा में उड़ता है। देखिए इससे उसमें होता क्या है कि इसका इस्तेमाल लोगों को मुख्य रूप से जो होता है और सामानों को जो होता है डिस्टेंस एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मुख्य रूप से जो होता है हम लोग जानते हैं कि वायुयान का प्रयोग होता है ना। कई जगहों पर जो होता है मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ये मुख्य रूप से जो बर्नौली के सिद्धांत पर ही ये चीजें कार्य करती हैं। ठीक है ना, पृष्ठ तनाव के रूप में अगर ये बात करते हैं हम लोग, 15वां प्रश्न देखिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ तनाव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है प्रिय विद्यार्थियों जो होता है वो क्या होता है, बल बटे में लंबाई हो गया आपका। ठीक है ना, कोई एल हो गया, यानी एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला जो बल होता है उसे ही हम लोग जो बोलते हैं पृष्ठ तनाव बोलते हैं। एकांक लंबाई पर काम करने वाला जो बल होता है उसे हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं, यानी F/L। तो F को जानते हैं कि आपका न्यूटन हो गया, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, तो न्यूटन प्रति मीटर तो ये हो गया आप लोगों का। जब इसको आप लेके सॉल्व करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो यहाँ पर जो हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर जो होता है क्या हो जाएगा आप लोगों का, पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। और इसका जो mt⁻² हो जाएगा, इसका भी सूत्र हो जाएगा mt⁻²। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखते हैं 16वें प्रश्न को। एक द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगोता है यदि स्पर्श कोण क्या होता है। स्पर्श कोण के रूप में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो आप देखते हैं कांच को यदि हम लोग क्या करें, अगर देखिए पानी वाटर बनाया गया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है पानी वगैरह थोड़ा सा भर लीजिए इसमें, और यहाँ पर कांच को आप बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन जब आप डालते हैं कंडीशन जो अपवर्तन परावर्तन की जो स्थिति थोड़ी सी देखने को मिलती है, तो जब आता है यहाँ पर देखिए तो ये अगर अवतल लेंस के रूप में अगर व्यवहार करता है तो ये मुख्य रूप से देखिए थीटा अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो इस सिचुएशन में जो होता है द्रव की सतह पर जो होता है स्पर्श रेखा या स्पर्श कोण देखते हैं जो हम लोग, ठोस पर द्रव के पृष्ठ के अंदर की ओर खींची गई जो स्पर्श रेखा के रूप में देखने को मिलता है वो मुख्य रूप से जो होता है वो जल और के रूप में अगर कांच है। अब देखिए जल और कांच, यहाँ माध्यम चेंज हो गया, ये कांच है आपका और यहाँ जल की स्थिति रखी हुई है, तो ये क्या होता है ग्रेटर देन क्या होता है 90 डिग्री के रूप में होता है। क्या होता है डिस्टेंस, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को नहीं भिगोएगा, कब, जब स्पर्श कोण क्या होगा ग्रेटर देन यानी 90 डिग्री से वो जब ज्यादा होगा। तो स्थायी अवस्था में किसी क्षण का तापमान क्या होता है। स्थायी अवस्था में किसी क्षण का तापमान जो होता है वो क्या होता है, तो तापमान जो होता है डिस्टेंस वो समय के साथ नहीं बदलता है और क्षण जो होता है प्रत्येक बिंदु पर
समान बना होता है। इसका मतलब कि जो देखिए वो समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है, समय के साथ नहीं बदलता तथा क्षण के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। तो ये विकल्प नंबर ग जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसको देखिए आप लोग जो हैं वो मुख्य रूप से जो विकिरण हो गया, संवहन हो गया, जो विधियां हैं से पाइप वगैरह बना के आप देखिए यहाँ पर जो है राड वगैरह को बना के हम लोग इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्सप्लेनेशन भी इसका आप देख सकते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों, ये आप लोग का 17वां प्रश्न था और यहाँ पर विकल्प नंबर ग जो था आपका राइट था। 18वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है। देखिए संवेग में अगर परिवर्तन होता है, संवेग परिवर्तन को ही हम लोग आवेग बोलते हैं, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर की बात हो रहा है। तो संवेग परिवर्तन, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए मैक्सिमम लोग जो होगा इस प्रश्न का गलत उत्तर लगा के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आवेग समझ लेंगे। देखिए संवेग में परिवर्तन होता है तब तो उसे हम लोग आवेग कहेंगे, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर की बात हो रही है। संवेग परिवर्तन का दर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर देखिए पी को अगर हम लोग संवेग मानते हैं तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है। ये देखिए यहाँ प्रश्न है, डेल्टा पी केवल रहता तो आवेग हो जाता, लेकिन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है, तो ये जो हो जाएगा आपका वो किसके बराबर होगा? वो इक्वल होगा फोर्स के, बल के बराबर होगा ये। तो यानी यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस प्रश्न का राइट आंसर वो बल जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी बल जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। और ये न्यूटन के द्वितीय नियम का एक तरीके से देखा है तो पालन भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर 19वें प्रश्न की ओर। फटाफट शेयर करते चलिए दोस्तों, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने का। ठीक है ना, एक घन की भुजा मापने में 2% की त्रुटि होती है। एक घन की भुजा मापने में 2% की वृद्धि त्रुटि होती है। घन का आयतन परिकलन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? देखिए दोस्तों, घन का आयतन अगर देखा जाए तो जानते हैं हम लोग कि जो घन का आयतन होता है, इसका अगर आयतन देखा जाए तो भुजा का क्यूब होता है। यानी भुजा को हम लोग अगर ए मान ले तो ए पावर कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। आयतन हमेशा जानते हैं भुजा क्यूब हो गया आपका। ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग एल ले लें उसे हम लोग, तो भी इज इक्वल टू जो हो गया आपका, या ए ले लिया यहाँ पर, तो भी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? ए क्यूब हो गया। ठीक है, भी इज इक्वल टू क्या हो गया? ए क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए जो आयतन के परिकलन में अगर प्रतिशत त्रुटि अगर निकालने की बात हो रही है तो डेल्टा भी अपॉन, भाई जाहिर सी बात है डेल्टा भी अपॉन क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। डेल्टा भी अपॉन भी इंटू जो होगा प्रिय विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्या होगा? 100। ठीक है, तो जब 100 इज इक्वल टू जब लेके हम लोग बात करेंगे तो इस केस में जब हम लोग बढ़ेंगे इधर, तो यहाँ पर जो होगा प्रिय विद्यार्थियों आप लोग का क्या हो जाएगा? 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन अपॉन में एल, तो डेल्टा एल, तो देखिए 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल हो गया। ठीक है, तो 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन में एल हो गया। ठीक है, ये चीज तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो भुजा के मापने में जो 2% का है, तो यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 2 हो गया। तो 3 गुणे 2 हो गया आपका, तो 3 इंटू 2 जो हो गया आपका कितना हो जाएगा? 6 हो गया, यानी 6% की त्रुटि देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे विकल्प नंबर जो घ होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अधिकतम परास के लिए किसी किसी कण क्षैतिज से प्रक्षेप कोण का होना होना चाहिए। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अधिकतम परास की बात हो रही है ना, जो आर होता है, आर का मान मैक्सिमम कब होता है? तो देखिए उस केस में जब 45 डिग्री पर जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है, ये जो परास होता है वो 45 डिग्री पर जो होता है, प्रक्षेप कोण जो होता है वो अधिकतम परास के लिए एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होना जरूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए ये एक तरीके से था बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, ये ओरिजिनल आरएम के कोड का पेपर है जिसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोग को अपना काम करना है इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट में शेयर करके। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ये काम जरूर करेंगे। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। और यदि इसका अति लघु आप लोग डिस्कशन चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। इस प्रश्न का डिस्कशन जो है मैं आगे और भी बढ़ाऊंगा आप लोग को। अति लघु का पूरा डिस्कस आपके साथ किया जाएगा। पहले पार्ट में जो है पूरा प्रयास किया गया जिसमें कि आप लोगों को जो है बहुविकल्पी का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिएगा, जबरदस्त तरीके से इसकी स्टडी करके जाइएगा। निश्चित तौर पर आरएम के कोड का ये पेपर आप लोग को बहुत लाभान्वित करेगा। आरएम के कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। मैक्सिमम जगहों पर सेंटर पर यही पेपर आप लोग को फिर से मिल जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन।